हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के आज नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो कि है प्ली बार्गेनिंग। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ में इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको पूरा आराम से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ये आपके पीसीएसडी एपीओ जैसे एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्ली बार्गेनिंग एंड स्टेट द प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट। प्ली बार्गेनिंग क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, चलिए देखते हैं। पर इसका आंसर देखने से पहले इसको समझ लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग है क्या। तो दोस्तों, प्ली बार्गेनिंग को अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको एक टी शर्ट खरीदनी है और वो टी शर्ट 500 रुपये की है, फिर आप शॉपकीपर से जो बार्गेन करते हैं कि नहीं 500 की नहीं, मुझे 300 की चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट प्ली बार्गेनिंग का है, जहाँ डिफेंडेंट को ये राइट है कि वो प्ली बार्गेनिंग की मांग कर सकता है। जहाँ पे डिफेंडेंट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देगा कि मैं प्रोसिक्यूशन के साथ प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूशन मतलब जो अभियोजन पक्ष का एडवोकेट होगा वो प्रोसिक्यूशन, और जो डिफेंडेंट होगा वो विपक्षी होता है। तो डिफेंडेंट के पास ये राइट है कि वो ये मांग कर सकता है कि मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, जिसमें वो प्रोसिक्यूशन और विक्टिम पार्टी के साथ बैठकर नेगोशिएट करेगा कि अगर मुझे कम पनिशमेंट दी जाए या मुझ पर कम चार्जेस लगाए जाए तो मैं प्लीड गिल्टी कर दूंगा और विक्टिम को भी कंपनसेशन दे दूंगा। मतलब वो ये कन्फेस कर लेगा कि उसने गिल्टी ने वो क्राइम किया है और बदले में वो लेसर पनिशमेंट चाहेगा या फिर लेसर चार्जेस चाहेगा कि इसके ऊपर जो चार्जेस हैं उसको कम कर दिया जाए। प्ली बार्गेनिंग इज अ बार्गेन वेयर अ डिफेंडेंट plead guilty to a lesser charge and the prosecution in return draw from more serious charge। फिर आगे, प्ली बार्गेनिंग कैन बी डिफाइंड एज प्री ट्रायल नेगोशिएशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग विच द अक्यूज्ड एग्री टू प्लीड गिल्टी इन एक्सचेंज फॉर सर्टेन कंसेशन बाय द प्रोसिक्यूशन। तो दोस्तों, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि प्री ट्रायल प्रोसेस है। ये नहीं कि पूरा जजमेंट आने वाला है, ट्रायल स्टार्ट हो गया, जजमेंट आने वाला है, तब अक्यूज्ड कह रहा है कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करनी है, तब उसको ऐसा नहीं मिलेगा। ये राइट प्री ट्रायल राइट है। जैसे ही अक्यूज्ड के खिलाफ मुकदमा दायर होता है, वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे सकता है कि मैं प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि बार्गेनिंग में कंप्लीट लॉस का फियर नहीं होता है। इसमें क्या है, अगर दोनों पक्ष ने आपस में बैठ के नेगोशिएट कर लिया और उन्होंने अगर जैसे किसी एक पक्ष का नुकसान हुआ है और अगर अक्यूज्ड विक्टिम पार्टी को कंपनसेशन देने के लिए तैयार है और दोनों ने आपस में नेगोशिएट कर लिया है कि हाँ, अगर तुम मुझे कंपनसेशन दे दोगे तो तुम पे मैं कम चार्जेस लगाऊंगा और बदले में जो तुम बड़े चार्जेस हैं वो हटा दूंगा और तुम इसके बदले में प्लीड गिल्टी कर दो, मतलब तुम अपनी गलती मान लो। तो इसमें क्या है, कोर्ट के में जो ट्रायल चलता है लंबा, उससे भी बचा जाएगा कि लंबे ट्रायल से भी बच जाएगा और दोनों को फ़ायदा हो जाएगा कि वो उसको कम चार्जेस उस पर लग जाएंगे, उसको कम पनिशमेंट मिल जाएगी और विक्टिम पार्टी होगा उसको कंपनसेशन मिल जाएगा और कोर्ट भी जल्दी डिसाइड हो जाएगा। तो प्ली बार्गेनिंग एक टाइप का बस ये बार्गेन होता है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। The concept of plea bargaining is adopted from USA. It was added by Criminal Law Amendment Act 2005 in the code by way of Chapter 21A, Section 265A to 265L, pursuant to recommendation of Justice Malimat Committee in order to reduce the pendency of case। तो दोस्तों, ये प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट यूएसए से अडॉप्ट किया गया है और इसे सीआरपीसी में 2005 के अमेंडमेंट में चैप्टर 21A के तहत जोड़ा गया और सेक्शन 265A से लेकर 265L जोड़े गए। इसको जस्टिस मलिमत कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था, इसलिए जिससे कोर्ट में पेंडिंग केसेस को कम किया जा सके और जल्दी जस्टिस प्रोवाइड हो सके। फिर आगे, मीनिंग ऑफ प्ली बार्गेनिंग, जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा था कि प्ली बार्गेनिंग इज़ नॉट डिफाइंड इन द कोड। इसको कोड में तो डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ द प्ली बार्गेनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय द अक्यूज्ड नेगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन दैट ही विल प्लीड गिल्टी फॉर ऑफेंस चार्ज अगेंस्ट आइदर इन रिटर्न ऑफ लेसर पनिशमेंट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और ऑफ लेसर चार्ज। तो प्ली बार्गेनिंग में जो अक्यूज्ड होगा वो प्रोसिक्यूशन के साथ एक मीटिंग हेल्ड करेगा जिसमें वो आपस में नेगोशिएट करेंगे कि वो अक्यूज्ड पर्सन प्लीड गिल्टी कर देगा, बदले में उसके ऊपर कम चार्जेस लगाए जाए या फिर उसको कम पनिशमेंट दी जाए। तो इंडिया में केवल सेंटेंस बार्गेनिंग अलाउड है। सेंटेंस पे बार्गेन किया जा सकता है, जो उसको सेंटेंस दिया जाएगा उस पर बार्गेन किया जा सकता है। आगे एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा। तो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 265A ऑफ द कोड। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ केसेस वेयर कॉग्निजेंस इज टेकन ऑन पुलिस रिपोर्ट और वेयर कॉग्निजेंस इज टेकन अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो चाहे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान पुलिस रिपोर्ट के द्वारा लिया हो कि कहीं क्राइम हुआ है और पुलिस रिपोर्ट तैयार हुई है फिर मजिस्ट्रेट के पास आई है, अगर पुलिस रिपोर्ट पे केस चालू हुआ है या फिर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट किया है कोर्ट में आके या फिर मजिस्ट्रेट ने खुद सू मोटो केस को चालू किया है, तो इन दो ही केसेस में
के पास राइट है कि वो प्ली बार्गेनिंग की मांग कर सकता है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग किन किन चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है, किन ऑफेंसेस में एप्लीकेबल नहीं है, अब वो देख लेते हैं। ये भी सेक्शन 265A में ही दिया गया है कि वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। जहाँ किसी ऑफेंस में डेथ की पनिशमेंट दी गई है या लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है या फिर उसमें सज़ा का प्रावधान 7 साल से ज़्यादा दिया गया है, या फिर ऑफेंस किसी महिला के खिलाफ है, या फिर अगेंस्ट चाइल्ड है जो कि 14 साल से कम है, और तीसरा वेयर द ऑफेंस इज सोशियो इकोनॉमिक इन नेचर। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है ऐसा ऑफेंस जो पूरे समाज के खिलाफ हो, जैसे दहेज से रिलेटेड, डाउरी, या किसी वुमेन को इनडिसेंटली रिप्रेजेंट करना, उसकी न्यूड फोटो वायरल कर देना या कुछ गलत लिखना सोशल मीडिया पर जिससे वुमेन की इमेज को गलत रिप्रेजेंट करे। और वो सभी ऑफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन समय समय पे इन्वॉल्व करे सोशियो इकोनॉमिक के, कि वो सोशियो इकोनॉमिक हैं। तो इन 3 टाइप के ऑफेंसेस में एक्यूज्ड को ये राइट नहीं होगा कि वो प्ली बार्गेनिंग की मांग कर सके। चलिए अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि प्ली बार्गेनिंग कैसे एक्यूज्ड मांग करता है प्ली बार्गेनिंग की। तो अंडर सेक्शन 265B ऑफ द कोड द एक्यूज्ड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इन द कोर्ट वेयर ट्रायल इज पेंडिंग स्टेटिंग द ऑफेंस फॉर ऑफेंस ही वांट टू बार्गेन एंड दैट फैक्ट वेदर ही वॉज प्रीवियसली कन्विक्टेड और नॉट। सेक्शन 265B में प्रोसीजर दिया गया है कि एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग की मांग कैसे करेगा। तो प्ली बार्गेनिंग में एक्यूज्ड पहले तो अपनी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा जिसमें वो लिखेगा कि वो बार्गेन करना चाहता है, और ये भी लिखेगा कि इससे पहले उस ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट हुआ है या नहीं। एंड ही आल्सो स्टेट दैट ही हैड वॉलंटरी प्रीफर्ड द प्ली बार्गेनिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। और वो इसमें ये भी स्टेट करेगा कि वो प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन वॉलंटरी दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, और साथ ही ये भी स्टेट करेगा कि जिस ऑफेंस में प्ली बार्गेनिंग की वो मांग कर रहा है उसे उस ऑफेंस की कितनी सज़ा दी जा सकती है इसकी नॉलेज है। फिर आगे, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट एंड टू द एक्यूज्ड टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द केस। द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज्ड इन कैमरा एंड इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द एक्यूज्ड हैज फाइल्ड एप्लीकेशन वॉलंटरी। तो जैसे ही एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल करता है तो मजिस्ट्रेट साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसकी नोटिस देंगे, और अगर मुकदमा कंप्लेंट के थ्रू दायर हुआ है तो कंप्लेनेंट को इसकी नोटिस दी जाएगी, और कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी कि सब तीनों लोग जो भी हैं उसके प्लीडर और एक्यूज्ड के प्लीडर और प्रोसिक्यूशन और विक्टिम आपस में म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन कर ले, आपस में केस को डिसाइड कर ले, और जो भी कंपनसेशन आपस में उन लोगों ने नेगोशिएट करा है, ये जो नेक्स्ट हियरिंग की डेट होगी कोर्ट जो फिक्स करेगी उसमें आके उनको बता दे। और कोर्ट ये भी देखेगी कि एक्यूज्ड ने वॉलंटरी एप्लीकेशन दी है या नहीं। थर्ड पॉइंट है, इफ़ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड वॉलंटरी द कोर्ट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पार्टी टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग। हाँ वही बात है, जैसे ही एप्लीकेशन फाइल कर दी जाएगी वैसे ही कोर्ट उनको टाइम दे देगी कि वो आपस में सेटलमेंट कर ले अपने इशू को, और उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में बताए कि उन्होंने क्या सेटलमेंट किया है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर एप्लीकेशन इनवॉलंटरी है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि एप्लीकेशन एक्यूज्ड अपने इनवॉलंटरी दे रहा है, स्वेच्छा से नहीं दे रहा है, या फिर प्रीवियसली वो उसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका है, तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और फिर पूरा ट्रायल आगे से शुरू करेगी। अब देख लेते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन है क्या। तो इसको सेक्शन 265C में डिफाइन किया गया है, जिसमें सेक्शन 265C ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द विक्टिम एंड द एक्यूज्ड एंड इन द केस ऑफ कंप्लेंट द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड शैल होल्ड अ मीटिंग टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। सेक्शन 265C में ये दिया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विक्टिम और एक्यूज्ड, और अगर कंप्लेंट का केस है तो कंप्लेनेंट, आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा अपने बीच हो रहे डिस्प्यूट के, अपने बीच चल रहे डिस्प्यूट को सेटल कर ले। और जब दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसमें एक्यूज्ड ये कहता है कि मैं प्लीड गिल्टी कर लूँगा अगर मुझ पर कम चार्जेस लगाए जाए और मैं कंपनसेशन भी दे दूँगा, और विक्टिम पार्टी अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, if mutually satisfactory disposition is reached, then under section 265D of the code, court shall prepare a report and the presiding officer of the court shall sign the same. If no mutual disposition is reached, the court shall record its finding and thereupon proceed further with the trial from the stage when up to 265D में जब वो दोनों पार्टी आपस में बैठ के नेगोशिएट करके अपने बीच के चल रहे डिस्प्यूट को सेटल कर लेंगी और दोनों लोग म्यूचुअली एग्री हो जाएंगे, तो दोनों पार्टी नेक्स्ट डेट पे कोर्ट में पेश होंगे, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे कोर्ट के, जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे, वो दोनों की बीच में हुए सेटलमेंट पे जो एक रिपोर्ट तैयार होएगी उस पर साइन कर देंगे
और उसको रिकॉर्ड करके उसी पे अपना फैसला दे देंगे। लेकिन अगर दोनों म्यूचुअली सेटिस्फाई नहीं होते हैं और तो कोर्ट उसी स्टेज से ट्रायल दोबारा स्टार्ट कर देगी जहां से एक्यूज्ड ने एप्लीकेशन फाइल की थी, सेक्शन 265B में। Thus it is clear that the victim has no right to object against bargaining. All he can do is to participate in the disposition to reach upon an agreement acceptable by all. If no such satisfaction is reached, the accused cannot plead bargain under section 265A to 265L. तो अगर विक्टिम पार्टी एग्री नहीं होती है तो एक्यूज्ड उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। प्ली बार्गेनिंग में जब आपस में नेगोशिएशन होता है और अगर विक्टिम को लगता है कि नहीं वो प्ली बार्गेनिंग नहीं, वो बार्गेनिंग नहीं करना चाहता है, वो एक्यूज्ड को पूरी सज़ा दिलाना चाहता है, तो फिर तो एक्यूज्ड को पूरी सजा होगी। हाँ, लेकिन अगर वो दोनों आपस में एग्रीड हो जाते हैं और सेटल अपने आपके डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं आपस में, तो फिर प्ली बार्गेनिंग का राइट सेफ रहेगा एक्यूज्ड का और फिर मजिस्ट्रेट उसी पे अपना फैसला देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सेंटेंस क्या सज़ा मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265E ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट वेयर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265D द कोर्ट शैल अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम एज एग्रीड इन द डिस्पोजिशन एंड हियर द एक्यूज्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 265E वेयर अ सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज़ बीन वर्कड आउट अंडर सेक्शन 265D। तो सेक्शन 265E में ये बताया गया है कि जहां मामले का समाधान या सेटलमेंट सेक्शन 265D में हो गया है, तब जो मजिस्ट्रेट हैं वो सेक्शन 265E में कैसे पनिशमेंट देंगे। तो सेक्शन 265E में कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाएगी कि वो दोनों अगर म्यूचुअली सेटिस्फाई हो गए हैं, फिर जो कोर्ट होगी वो उसको, जो विक्टिम पार्टी होगी उसको कंपनसेशन दिलवाएगी, जो कंपनसेशन उस एग्रीमेंट में हुआ है दोनों के बीच, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के एग्रीमेंट में जो कंपनसेशन डिसाइड करा है आपस में, वो कंपनसेशन कोर्ट दिलवाएगी उन्हें। और जब एक्यूज्ड को सेंटेंस देगी तो उसको सुनेगी। और सेकंड है, इफ द कोर्ट थिंक फिट इट में रिलीज द एक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन अंडर सेक्शन 360 और अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो सेक्शन 360 जो कि प्रोबेशन की बात करता है, जिसमें एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट केवल वार्निंग देके भी छोड़ सकते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट साहब बॉन्ड तैयार कर लेंगे और उस पर एक्यूज्ड की साइन करवा लेंगे कि वो जब चाहे तो इसको बुला सकते हैं कोर्ट में, और तब तक के लिए उसको वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है। तो सेक्शन 360 में ये प्रोविज़न है, उसको तो डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केवल वार्निंग देकर एक्यूज्ड को छोड़ा जा सकता है, तो उसको केवल वार्निंग दे देंगे और केस को बंद कर देंगे। और थर्ड पॉइंट है, वेयर नो प्रोबेशन इज ग्रांटेड एंड मिनिमम पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस चार्ज विद देन एक्यूज्ड शैल बी अवॉर्डेड 1/2 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। तो अगर मजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 360 में एक्यूज्ड को प्रोबेशन ग्रांट नहीं करते हैं और वो जिस ऑफेंस में एक्यूज्ड है उसमें मिनिमम पनिशमेंट अगर प्रोवाइड की गई है, तो उस मिनिमम पनिशमेंट के 1/2 पनिशमेंट उसको दी जाएगी। अब मिनिमम पनिशमेंट है या मैक्सिमम पनिशमेंट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी ऑफेंस में आईपीसी के किसी भी सेक्शन में अगर ये लिखा है कि नॉट लेस देन 3 ईयर या फिर 4 ईयर, नॉट लेस देन अगर लिखा है तो ये मिनिमम पनिशमेंट है कि इससे कम तो नहीं होगी। तो 3 ईयर जैसे दी गई है, नॉट लेस देन 3 ईयर, तो ये मिनिमम हो गई। और अगर लिखा है एक्सटेंड टू 7 ईयर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो जिसमें एक्सटेंड टू करके लिखा है आईपीसी के जिस सेक्शन में कि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, तो वो मैक्सिमम पनिशमेंट हो जाती है। तो अगर मिनिमम पनिशमेंट दी गई है नॉट लेस देन करके, तो उसका तो 1/2 पनिशमेंट दी जाएगी। और फोर्थ पॉइंट में अगर मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है तो उस पनिशमेंट का 1/4 पार्ट उसको दिया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर एंड अपील। Section 265G of the Code provide that the judgment of the court shall be final and no appeal shall lie against such judgment except by way of Article 136 और Article 226 of the Constitution of India। तो Section 265G ये प्रोवाइड करता है कि अगर प्ली बार्गेनिंग का केस है तो उस पर कोई अपील नहीं जाएगी, वो फाइनल होगा, क्योंकि यहाँ दोनों पार्टी ने म्यूचुअली आपस में सेटलमेंट किया ना, नेगोशिएशन के थ्रू दोनों एग्रीड हुए हैं एक ही चीज़ पे। तो अगर दोनों ही एग्रीड हुए हैं, आपस में उन्होंने डिसाइड करा है, तो अपील किस बात की। लेकिन हाँ, इसका एक्सेप्शन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 के थ्रू या फिर आर्टिकल 226 के थ्रू अपील की जा सकती है, जिसमें आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके किसी भी जजमेंट की अपील सुन सकती है। आर्टिकल 26 में रिट के द्वारा भी अपील की जा सकती है। Thus, plea bargaining is a unique way to reduce backlog of cases which ensure that the accused is not induced for opting plea bargaining by using force। देखिए, प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे पेंडिंग केसेस को भी कम किया जा सकता है और ये फास्ट जस्टिस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें नॉर्मल ट्रायल्स में सालों लग जाते हैं और मुकदमे का फैसला नहीं आ पाता है। प्ली बार्गेनिंग के थ्रू
इंसान आपस में दोनों पार्टी बैठ के नेगोशिएट कर लेते हैं और आपस में ही अपने डिस्प्यूट को सेटल कर लेते हैं, और जो एग्रीड होते हैं आपस में वो कोर्ट को बता देते हैं और कोर्ट उस पर ही अपना फैसला दे देती है। ये अक्यूज्ड के ऊपर है, अगर वो प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा और कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करेगी, ये देखेगी कि एप्लीकेशन वॉलंटरली फाइल हुई है या नहीं। तो होप करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। और आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देखिए, जिसमें मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।